हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो है रियल एनालिसिस का। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग रियल एनालिसिस का जो थ्योरी पार्ट्स है वो सब देखेंगे। और बाटले और शेबार्ट का जो बुक है उसका सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस भी करने को देखेंगे जितना हो सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये इस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है। अब अच्छे से देखिए, समझिए। इसमें इतना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन ही दिया हूँ मैं। इसके बाद से हम लोग अच्छे से शुरू करेंगे। अब ये वीडियो देखिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। कोई भी एक रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसका मॉड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का हम डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ ए इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए इफ ए इज लेस देन जीरो। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रियल नंबर अगर मेरा जीरो से बड़ा है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही रियल नंबर होगा। अगर वो रियल नंबर जीरो हुआ तब तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका जीरो ही होगा। और अगर कोई भी रियल नंबर जीरो से छोटा हुआ तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऑफ वो नंबर होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा 5 है, मॉड 5 क्या होगा, मतलब 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। और माइनस नेगेटिव ऑफ 8 क्या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर रहेगा तो वो पॉजिटिव होकर निकलेगा। इसका मेन बात यही है। उसके बाद आता है मेरा ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी में क्या कहता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसका प्रूफ देखेंगे। इसके पहले दो तीन रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्या कहा है? मॉड का मतलब याद रखिए, मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन तो मैं पहले ही दे चुका हूं। फिर मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये थोड़ा रिजल्ट्स, दो तीन रिजल्ट्स है, इसको ये प्रूव करने के लिए इसको चाहिए। फिर मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ही होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव हुआ तब तो ए स्क्वायर ही होगा, ए अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, इसलिए यही होता है। इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सी कोई नंबर है वो जीरो से बड़ा हुआ तो मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी हुआ, सी होगा। इवन ओनली माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी, अगर ऐसा हुआ तब भी ये होगा और ये होने से ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, ये होने से ये होगा और ये होने से ये होगा, ठीक है। और हमेशा कोई भी रियल नंबर के लिए क्या होता है? ये होता है माइनस मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है। फिर देखिए इसका प्रूफ, ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी का प्रूफ। ये हम लास्ट इक्वेशन से क्या लास्ट रिजल्ट को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। और माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी। फिर दोनों को ऐड करने से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। अभी ये 3 नंबर रिजल्ट को यूज करने से 3 नंबर रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम मान लीजिए सी है और इसको पूरा को आप मान लीजिए ए है, ठीक है। तो माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया। ये पूरा सी होने से ये माइनस सी हो गया, ये सी हो गया। तो ये रिजल्ट अगर यूज करेंगे, अगर ये हुआ तो ये होगा। तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सी। सी में क्या लिया था? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये आ गया मेरा ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। ये सब चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो थ्योरम्स या फिर कुछ आएगा उसमें ये सब का यूज होगा। तो आपको इसको अच्छे से समझ में आना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है इसका ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कुछ कोरोलरीज। कोरोलरीज मतलब ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी से ही ये सब आया है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, मॉड के अंदर दोनों, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कैसा आया ये? मैं ए को क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। ए माइनस बी प्लस बी लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें अगर ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई किया तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है। और मॉड ऑफ ए प्लस बी, मान लीजिए ए माइनस बी को मैं ए लिया और बी तो बी ही है, तो ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए लेस देन प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ये होता है। तो बी को इस साइड में लाने से क्या होगा? ए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये आ गया मेरा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए सिमिलरली मॉड ऑफ बी को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बी माइनस ए प्लस ए। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए मॉड ऑफ ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए प्लस ए, ट्राइंगल इनइक्वलिटी से। फिर मॉड ऑफ ए को इस साइड में लाने से मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। फिर एक बात याद रखिए, मॉड ऑफ बी माइनस ए जो चीज है, मॉड ऑफ ए माइनस बी एक ही चीज है।
मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस ए एक ही चीज है, क्योंकि मॉड के अंदर से निकलने के बाद वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फिर दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने से, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ये मुझे मालूम है। तो इसके आगे पहले माइनस आ जाएगा। ये मैं मॉड बी माइनस ए और ए माइनस बी माइनस से चेंज नहीं किया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बी माइनस ए और ए माइनस बी एक ही चीज है, ठीक है। और माइनस से इंटू करने से ये माइनस मॉड है प्लस मॉड हो जाएगा, और मॉड भी माइनस भी, ये तो समझ में आ गया। फिर ये दोनों को कंपेयर करने से, कंबाइन करने से, ये 1 और ये 2, 1 और 2 को कंबाइन करने से क्या मिला मुझे, माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। फिर वो ही आ गया आपका वो 3 नंबर जो रिजल्ट दिया था मैं, आप ऊपर पहले ही देख चुके। 3 नंबर रिजल्ट जो था उसमें इसको हम मान लीजिए सी, और इसको पूरा ए मान लीजिए, ये भी सी है। तो माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी। तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी। ये सी है, ये मेरा पूरा ए है, मान लीजिए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी ए है। तो 3 नंबर रिजल्ट यूज करके आप ये भी मिल सकता है। फिर दूसरा एक कोरोलर दिया है ट्राइंगल इनइक्वलिटी का। दूसरा कोरोलर क्या है, क्या कहा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो मेरा ट्राइंगल, इसको प्रूव करने के लिए जो ट्राइंगल इनइक्वलिटी था मेरा, उसी में मैं सिर्फ बी को बी के जगह में माइनस बी चेंज कर देने से ही हो जाएगा। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या था, ए मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो मेरा बी के जगह में माइनस बी दे दिया, इसमें भी माइनस बी दे दिया। तो लेकिन मॉड ऑफ माइनस बी क्या होता है, हमेशा बी ही होगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो गया। यही आ गया मेरा प्रूफ हो गया कोरोलरी। फिर और एक इसके बाद आता है एक डेफिनेशन आता है, क्या है इसके, इसमें क्या कहा है कि ये एप्सिलॉन नोएवर जो आप आगे का रियल एनालिसिस का जो दूसरा आगे का जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये चीज नॉर्मली आता है कि एप्सिलॉन नोएवर। अभी एप्सिलॉन नोएवर का मेन मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन नोएवर, मान लीजिए ए आपके पास एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन एक जीरो से बड़ा हुआ, जीरो से कोई भी जितना भी बड़ा हो सकता है, बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, मतलब बहुत छोटा लेकिन जीरो से बड़ा, ठीक है। मान लीजिए 0.00001 ऐसा भी हो सकता है, और ये 1 भी हो सकता है, 1 2 ऐसा भी हो सकता है, मतलब एप्सिलॉन जीरो से बड़ा कुछ भी नंबर है। देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए सेट बी एप्सिलॉन ए, मतलब ए का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा इज द सेट, वो एक सेट है। क्या सेट है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब जितना भी x होगा कहाँ पे, जो x मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर इसको मॉड का डेफिनेशन लिखने से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ये 3 नंबर से लिख सकते हैं, 3 नंबर रिजल्ट जो दिया था पहले का। फिर इसको ए को दोनों साइड में ऐड करने से ए माइनस एप्सिलॉन, ये एक्स हो जाएगा, ये ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब क्या, एक्स जितना भी एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक। तो रियल लाइन में देखने से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये मेरा ए है, तो ये ए माइनस एप्सिलॉन मतलब इधर, ए प्लस एप्सिलॉन मतलब इधर, ये इसके बीच जितना भी एक्स है सारे को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। अभी ये एप्सिलॉन बड़ा होने से एक्स ज्यादा आएगा, एप्सिलॉन छोटा होने से एक्स कम आएगा, इसको ही बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बाद में ये बहुत जरूरी चीज है बाद का रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए। फिर एक डेफिनेशन आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, u बिलोंग्स टू r, u कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है, u बिलोंग्स टू r इज सेड टू बी अपर बाउंड। कोई भी सेट का ऑफ ए सेट s, कोई भी एक सेट s का u एक अपर बाउंड तब कहेंगे जब इफ s इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s। उस सेट में जितना भी एलिमेंट है, फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s का मतलब यही है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट अगर u से छोटा हुआ, मतलब u सारे एलिमेंट से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एस मेरा एक सेट किया दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक जितना भी नंबर है वो सारे नंबर मेरा सेट एस दिया हुआ है। तो क्या होगा, इसका अपर बाउंड 10 भी होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू इसका जितना भी एलिमेंट है सारे 10 से छोटा है या फिर 10 के इक्वल है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, तो 10 भी एक अपर बाउंड है। 11 का मैं एग्जांपल दिया, 11 भी एक अपर बाउंड है, 12 भी एक अपर बाउंड है, मतलब 10 से बड़ा जितना भी है सारे इसका अपर बाउंड है, ठीक है। तो एक सेट का अपर बाउंड बहुत सारा हो सकता है। ये हो गया मेरा अपर बाउंड का डेफिनेशन। उसी तरीके से लोअर बाउंड भी उसी तरीके सेम टू सेम है, मतलब उल्टा है। W बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी ए लोअर बाउंड ऑफ ए सेट S। कोई भी सेट S का W एक लोअर बाउंड तब कहेंगे जब इफ W इज लेस देन इक्वल टू S फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S। अभी S का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट
अगर W से बड़ा हुआ, इसमें था सारे एलिमेंट अगर U से, U अपर बाउंड तब कहेंगे जब सारे एलिमेंट अगर U से छोटा हुआ, इसमें है सारे एलिमेंट अगर W से बड़ा हुआ, उसको हम W को हम लोअर बाउंड, तब लोअर बाउंड बोलेंगे। मान लीजिए ऐसा आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, उसी सेट को हम ले लिया, ठीक है। फिर 0 क्या होगा, इस सेट का एक लोअर बाउंड होगा, 1 भी इस सेट का एक लोअर बाउंड होगा, क्योंकि इस सेट का जितने भी एलिमेंट है या तो 1 से बड़ा है या फिर 1 का इक्वल है, ठीक है। इसमें -1 भी एक लोअर बाउंड होगा, -2 भी एक लोअर बाउंड होगा। तो इससे हम लोग क्या समझ पाए कि कोई भी एक सेट का बहुत सारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो सकता है, सिर्फ एक ही होगा वो जरूरी नहीं है। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड उस सेट में भी रह सकता है और सेट के बाहर भी रह सकता है, ठीक है। जैसे इसमें 1 इस सेट के अंदर है लेकिन 0 इस सेट के अंदर नहीं है, -1 इस सेट के अंदर नहीं है, इसमें भी 10 इस सेट के अंदर है लेकिन 11 इस सेट के अंदर नहीं है, 12 इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। फिर ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। अभी कोई भी एक सेट को बाउंडेड कब बोलेंगे, इफ इट हैज बोथ लोअर एंड अपर बाउंड। अगर कोई भी सेट में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों है तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सेट, उस सेट को हम बोलेंगे बाउंडेड सेट, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा सुप्रीमम, फिर आता है सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब, ये दोनों का डेफिनेशन। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, ये दोनों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको मतलब बहुत बेसिक सा चीज है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन बेसिक भी, बेसिक और इंपॉर्टेंट दोनों है। आप उसको अच्छे से समझिए, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीमम का मतलब क्या है, देखिए, इफ एस इज ए बाउंडेड अबव देन ए नंबर यू इज सेड टू बी सुप्रीमम और ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। एक सेट एस अगर बाउंडेड हुआ, कोई भी सेट का सुप्रीमम कब रहेगा, अगर ये वो सेट बाउंडेड हुआ तभी उस सेट का सुप्रीमम रहेगा। देखिए, इफ एस इज ए बाउंडेड अबव मतलब उसका, बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है कि उसका अपर बाउंड है। अगर कोई भी सेट का अपर बाउंड एक यू एक अपर बाउंड है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम को और एक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। उसका सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एस यू इज द यू को हम उसका सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे कब, जब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्या क्या है, यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस, यू सबसे पहले तो यू अपर बाउंड होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर भी कोई दूसरा अपर बाउंड है तो वो हमेशा यू से बड़ा होना पड़ेगा, यू इज लेस देन इक्वल टू बी। मतलब कोई भी अगर यू को छोड़ के अगर कुछ भी अगर अपर बाउंड उस सेट का मैं लिया तो वो हमेशा यू से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यू इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए लिखा है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। तो पहले जो सेट दिया था मैं एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस सेट में अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, हाँ 10 ही होगा। मतलब 10 भी अपर बाउंड है, 11 भी अपर बाउंड है, 12 भी अपर बाउंड है उस सेट का, लेकिन 10 सबसे छोटा अपर बाउंड है। और कुछ भी अपर बाउंड लिया तो वो हमेशा 10 से बड़ा होता है, ठीक है। तो 10 इज द लीस्ट अपर बाउंड। उसी तरीके से इन्फीमम को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर लोअर बाउंड, ठीक है। ये मैं गलती से लिख दिया, सॉरी, लीस्ट लोअर बाउंड नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इसको हम जीएल भी बोलते हैं, ये गलती से मैं एलयू भी लिख दिया। एलयू भी मतलब लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ये सुप्रीमम ही होता है। इन्फीमम को हम क्या बोलते हैं, जीएल भी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये आप लोग खुद से करेक्शन कर लीजिएगा। डब्ल्यू इज इन्फीमम और जीएल भी इफ एस इज W इज लोअर बाउंड ऑफ S। अगर W उस सेट का लोअर बाउंड, पहले तो W को लोअर बाउंड होना पड़ेगा, जैसे इसके तरह U को अपर बाउंड होना पड़ेगा, W को पहले उस सेट का लोअर बाउंड होना पड़ेगा। और अगर T कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो T हमेशा उससे छोटा होना पड़ेगा, उस अपर लोअर बाउंड से हमेशा छोटा होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उस सेट को, जो सेट में लिया था 1 से 10 तक, उसमें 0 भी लोअर बाउंड था, -1 भी लोअर बाउंड था, -2 भी लोअर बाउंड था, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 0 है। और बाकी जो कुछ भी है 0 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसमें W के जगह में 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये सब डेफिनेशंस के बाद एक लेमा आता है। लेमा का मतलब क्या होता है, कोरोलरी के जैसा ही। मतलब ये डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ए नंबर यू इज सुप्रीमम ऑफ एस। कोई भी एक नंबर यू को सुप्रीमम तब भी बोल सकते हैं जब, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब एस इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। कोई भी मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट है, एक सेट का सुप्रीमम यू एक सेट का सुप्रीमम कब होगा, जब उस सेट में जितने भी एलिमेंट है, मतलब एस बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू यू। मतलब यू, इसका मतलब क्या है, ये तो पहला डेफिनेशन किसका था, अपर बाउंड का,
अपर बाउंड का डेफिनेशन था, वही बात फिर से उल्टा करके लिख दिया, मतलब यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस होना पड़ता था, तो वही उसको अपर बाउंड का डेफिनेशन में लिखा। और अगर यू इज लेस देन भी इज लेस देन यू हुआ, मतलब भी कुछ भी एलिमेंट जो यू से छोटा हुआ, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एस डैश, मतलब एस का एक एलिमेंट उसमें ऐसा रहेगा जो बी से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बी कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। कोई भी एक एलिमेंट एस का कोई भी एक एलिमेंट अगर बी से बड़ा हुआ तो बी कभी अपर बाउंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो मतलब यू इज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब यू सबसे छोटा अपर बाउंड है, उससे छोटा अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। अगर कुछ भी एलिमेंट यू से छोटा हुआ तो क्या होगा, एस डेस बिलोंग्स टू एस, मतलब एस का ऐसा एक एलिमेंट रहेगा जो यू से बड़ा होगा, तो अब यू बी यू नहीं सॉरी बी से बड़ा होगा, तो बी कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। फिर देखिए कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर का मतलब क्या होता है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज ए सुप्रीमम ऑफ आर। ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है जिसका अपर बाउंड है, तो उसका सुप्रीमम जरूर रहेगा। अगर कुछ भी नॉन एम्प्टी सेट अगर आपको दिया हुआ है जिसका अपर बाउंड है, तो उसका एक सुप्रीमम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।